हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एक कास्टिंग एंड मोल्डिंग। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मेटल फॉर्मिंग। तो आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, आज का हमारा टारगेट रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल फॉर्मिंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेटल फॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, वो मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। आपको ध्यान होगा जब हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो मैंने क्लासिफिकेशन दिया था आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। मेनली वहां पर आपको मैंने देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कौन कौन से थे? एक तो आपका था मशीनिंग प्रोसेस, मेटल रिमूवल प्रोसेस, दूसरा था आपका कास्टिंग, और एक था मेटल फॉर्मिंग, और एक था आपका ज्वाइनिंग। तो कास्टिंग एंड मोल्डिंग तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम मेटल फॉर्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेटल फॉर्मिंग के अंदर आपको मैंने बताया था कि मेटल फॉर्मिंग के अंदर होता है आपका रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्रॉइंग। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मेटल फॉर्मिंग का मतलब जैसे मेटल कटिंग होता है ना, जैसे मशीनिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम मेटल को छीलते हैं, मेटल को काटते हैं, है ना, मेटल रिमूव होता है वहां पे। जैसे आप लोग जो है खीरे को छीलते हो, है ना, खीरा क्या हो गया, वर्कपीस हो गया, और जो चाकू है वो क्या, कटिंग टूल है। तो कटिंग टूल से आप वर्कपीस को छीलते हो, काटते हो, है ना। तो वो तो होता है आपका मशीनिंग प्रोसेस, मेटल रिमूवल प्रोसेस, है ना। लेकिन जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हम मेटल को, वर्कपीस को डिफॉर्म करते हैं, प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, है ना। उसको फोर्स लगा करके, उसको टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो कभी कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सी हम टेक्नोलॉजी, कौन सी हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, है ना। तो देखो एक बार जरा यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोलिंग जो है, रोलिंग हुआ, एक्सट्रूजन हुआ, फॉर्जिंग हुआ, ये सब मेटल फॉर्मिंग के अंदर ही आते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं? मेटल फॉर्मिंग, है ना। फॉर्मेशन करना है यहां पर हमको, देखो ध्यान से समझो। मेटल फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन करना है बेसिकली। यहां पर डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो वर्कपीस है, उस वर्कपीस की शेप एंड साइज को चेंज करते हैं। अब शेप एंड साइज को चेंज करने की अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं, जिनमें से एक रोलिंग है। रोलिंग एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जो मेटल फॉर्मिंग के अंदर आती है, जहां पर हम प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं। अभी समझाएंगे आगे चल करके आपको, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, बल्क डिफॉर्मेशन क्या होता है, वो भी समझ में आएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे ये एक 2 रोलर्स हैं, इन रोलर के बीच से हमने वर्कपीस को पास कराया, और आप यहां पर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं इस एनिमेशन के माध्यम से कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो काफी कम हो गया है। इसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं उसमें जनरली वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है। इसका जो देखो फॉर्मेशन से पहले, है ना, रोलर में जब ये इनिशियल वर्कपीस जो है यहाँ पे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और जब ये रोलर से पास हुआ, इस पे फोर्स लगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो गया है। तो मेटल फॉर्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं? डिफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये तो हो गया आपका रोलिंग टेक्निक, 2 रोलर के बीच से इसको पास कराते हैं, या कई रोलर के बीच से इसको हम पास करा सकते हैं। फॉर्जिंग क्या होता है? फॉर्जिंग जो वर्कपीस है, फॉर्जिंग के अंदर जैसे वर्कपीस होता है, पहले उसको हीट कर लेते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके बाद 2 डाई के बीच में उसको हम क्या करते हैं? कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, और कंप्रेसिव फोर्स लगा करके हम डिजायर्ड शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट बना लेते हैं। फॉर्जिंग का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। रोलिंग को और फोर्जिंग को और एक्सट्रूजन को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। इसी तरह से आपका जो एक्सट्रूजन है, एक्सट्रूजन में क्या करते हैं? एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने मेटल भर लिया है, जिस मेटल का ऑब्जेक्ट बनाना है, जिस मेटल का हमको प्रोडक्ट बनाना है, सिलेंडर के अंदर उसको भर लेते हैं। देन उसके बाद प्लंजर की हेल्प से या रैम की हेल्प से उस पर फोर्स लगाते हैं, और जब फोर्स लगाएंगे तो एक बाहर की एक ओपनिंग देंगे, यहाँ पे एक डाई लगा देंगे, यहाँ पर एक डाई लगी हुई है, और डाई की जो शेप होगी, डाई की जैसी भी ओपनिंग होगी, उसी तरह से जो वर्कपीस है इस डाई से बाहर निकलेगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट का एग्जांपल आप ले सकते हैं एक्सट्रूजन को समझने के लिए। जैसे टूथपेस्ट है, तो उसमें से जब आप, एक ट्यूब होती है, उसके अंदर पेस्ट भरा रहता है, और उसको जब आप क्या करते हैं, वो ऐसे फोर्स लगाते हैं, जब सुबह सुबह आप पेस्ट करते हैं, ऐसे फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाया आपने उसको,
तो वहां से क्या होगा, पेस्ट बाहर निकल के आएगा। तो जो पेस्ट बाहर निकलता है उसकी शेप कैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप होती है, क्योंकि वहां पर जो ओपनिंग है ना, जो आपका जो टूथपेस्ट है उसकी जो ओपनिंग है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है। अगर वहां से उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हटा करके आप रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की डाई लगा देंगे, है ना, ओपनिंग कर देंगे, तो जो पेस्ट निकलेगा फिर वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होगा। तो यहां पर हम डाई चेंज करके जो प्रोडक्ट है, जो कास्टिंग है, सॉरी जो प्रोडक्ट है, जिस भी शेप क्रॉस सेक्शन का, जिस भी शेप का हमको क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, प्रोडक्ट चाहिए होगा, वो डाई हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, एक्सट्रूजन का, कि सिलेंडर के अंदर हमने मेटल को भरा, उसके ऊपर फोर्स लगाया और वो डाई के माध्यम से, ओपनिंग के माध्यम से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा आपका वायर ड्राइंग या बार ड्राइंग भी होता है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया कि रोलिंग, फोर्जिंग और एक्सट्रूजन जो है वो किस तरह से हो रहे होंगे। चलिए आ जाइए यहाँ पे, तो वही चीज यहां पर डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाई हुई है। तो एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज रोलिंग, द प्रोसेस ऑफ, मैंने बताया आपको मेटल फॉर्मिंग का मतलब समझ में आ गया। ये सब जो मैंने आपको दिखाई हैं अभी, ये जो सारी चीजें मैंने दिखाई हैं सब मेटल फॉर्मिंग के अंदर आती हैं। तो मेटल फॉर्मिंग का बेसिकली मतलब है मेटल को डिफॉर्म कर रहे हैं हम, मेटल को डिफॉर्म कर रहे हैं हम, मेटल की जो शेप है, वर्कपीस की जो शेप एंड साइज है उसको हम चेंज कर रहे हैं, डिजायर्ड शेप एंड साइज को ऑब्टेन कर रहे हैं अलग अलग टेक्निक के माध्यम से। वो अलग अलग टेक्निक कौन सी हैं मेटल फॉर्मिंग के अंदर, वो है आपकी रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग। तो देखो रोलिंग का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग, हर किसी प्रोसेस के अंदर प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन होगा। प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट शेप एंड साइज को चेंज कर देना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग मेटल बाय पासिंग इट बिटवीन रोल्स। देखो यहां पे ये रोल है, ये रोल है, इन दो रोलर के बीच से हमने वर्कपीस को पास कराया, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया है, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया है। दूसरा आता है आपका फोर्जिंग, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, द वर्कपीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू अपोजिंग डाई टू ऑब्टेन द डिजायर्ड शेप एंड साइज। डिजायर्ड शेप एंड साइज को ऑब्टेन करने के लिए वर्कपीस को दो डाई के बीच में रख के क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। जैसा आप यहां देख सकते हैं, ये होगी लोअर डाई, ये अपर डाई होगी, बीच में वर्कपीस को रखा, कंप्रेस कर दिया, है ना, जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया था फोर्जिंग, दो डाई के बीच में वर्कपीस को रखा और उसको कंप्रेस कर दिया। सॉरी। देन उसके बाद एक्सट्रूजन, द वर्क मटेरियल इज फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू द डाई ओपनिंग टेकिंग इट्स शेप। वो शेप ले लेगी किस तरह से, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका एक्सट्रूजन, यहां पर आपने ये ओपनिंग है, यहां पर आपने ये वर्क रखा, वर्कपीस को रखा सिलेंडर के अंदर और रैम से या प्लंजर से फोर्स लगाया, तो जिस भी शेप की ओपनिंग होगी उसी शेप का प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया था। एक्सट्रूजन, टूथपेस्ट का एग्जांपल, एक्सट्रूजन अगर आपको समझना है, एक्सट्रूजन को अगर आपने समझना है तो टूथपेस्ट का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए। ठीक है, देन आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जैसे वायर बनाना, ज्यादा क्रॉस सेक्शन का कोई वर्कपीस है ना, उसको खींच लेना, टेंसाइल फोर्स लगाना और वायर बन जाएगा, वायर की शेप बन जाएगी, या बार ड्राइंग भी कह सकते हैं, है ना, रॉड ड्राइंग। द डायमीटर ऑफ द वायर और बार इज रिड्यूस्ड बाय पुलिंग इट थ्रू द डाई ओपनिंग। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये वायर ड्राइंग है, इसका डायमीटर ज्यादा है, आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, एक डाई के बीच में खींचना स्टार्ट कर दिया तो वायर बन जाएगा, तार बन जाएगा एक, है ना, मतलब डायमीटर को रिड्यूस करते हैं। वायर ड्राइंग, बार ड्राइंग का मतलब है हम टेंसाइल फोर्स लगा करके, खींच करके, पुलिंग फोर्स लगा करके क्या करते हैं, उसकी डायमीटर को चेंज करते हैं, क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं सभी के अंदर क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग क्या होता है। मेटल फॉर्मिंग के अंदर ही रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन और ड्राइंग आते हैं। ये मैंने आपको एनिमेशन से दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपके दिमाग में चीजें जो है अच्छे से चली जाएं। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी है मेटल फॉर्मिंग के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे अच्छा पूरे का पूरा जो कंटेंट होगा ना आपका, जैसे आप बीटेक मैकेनिक, आप चाहे बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली कई यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, ये सब्जेक्ट जो है बीटेक फर्स्ट ईयर में भी चलता है कुछ टॉपिक्स, तो मैंने टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो जैसे आरजीपीबी की अगर हम बात करें तो आरजीपीबी में ये बीटेक फर्स्ट ईयर में है टॉपिक, लेकिन हम अगर एकेटीयू की बात करें तो बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर के अंदर ये टॉपिक्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मैन्युफैक्चरिंग है, थियोरेटिकल है, अरे भैया मजा आता है इसको पढ़ने में, अगर आप ध्यान से समझेंगे हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल है, हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल है। तो ये जो आपको नोट्स हैं, पूरा जो एकेटीयू के हिसाब से हमने नोट्स बनाए हुए हैं, है ना, हर चीज जो है आपके सिलेबस के हिसाब से,
हर चीज आपके सिलेबस के हिसाब से। तो ये पूरे नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर भी, और कुछ नोट्स हम फॉर सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिएगा, तो लेक्चर को मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जो एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि पूरा कंटेंट हमारा एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है, और कुछ लेक्चर्स हम लोग जो है यूट्यूब पर भी कुछ टॉपिक्स हम प्रोवाइड कराते हैं। चलिएगा, और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि आप लोग फीडबैक जरूर लिखा करें कॉमेंट बॉक्स में, ताकि हमको एक आइडिया लगे कि हाँ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा अगर लग रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है, कहीं आपको लगता है कि यार इंप्रूव करने की जरूरत है कहीं, तो आप वो भी लिख दिया करें कि सर ऐसा ना करके ऐसा कर सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। आपके सुझाव होंगे, आपके जो फीडबैक होगा, जो वैल्यूएबल फीडबैक होगा, जरूर हम अपने इसको सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करके उसको इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, हमेशा इंप्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी इंप्रूव करें, तो आपके जो सुझाव हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, कुछ मेटल फॉर्मिंग के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होंगी, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे एक होता है इंगट, है ना, इस इमेज के हिसाब से आप देख सकते हैं इंगट क्या होता है, दैट इज इट इज द फर्स्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ स्टील। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा कुछ ऐसा, कुछ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, कुछ इसका साइज फिक्स नहीं होगा, है ना, एकदम तरह से रॉ है, एकदम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, दैट इज इंगट। देन उसके बाद आता है ब्लूम। ब्लूम आप यहां पर देख सकते हैं, तो ब्लूम किससे मिलेगा आपको, इंगट से ही मिलेगा। तो इंगट से क्या बनाएंगे हम, ब्लूम बनाएंगे। तो ब्लूम क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा। पहली बात तो याद रखेंगे, जो ब्लूम होता है उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होता है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा हो सकता है, लार्ज हो सकता है, 10 इंच का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। देन उसके बाद आता है बिलट। एक्चुअली ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आपको एक्सट्रूजन में या रोलिंग में कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगी, फॉर्जिंग में ये टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अच्छा है कि ये टर्म्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बिलेट क्या होता है, इट इज हॉट रोल्ड फ्रॉम द ब्लूम। ब्लूम से लिया गया है, ये भी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ही होता है, लेकिन इसका जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है वो साइज थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। मतलब ये ब्लूम का ही छोटा भाई है, आप ऐसा समझ लीजिए। ये लार्ज है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ये स्मॉल है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम है। देन आता है एक स्लैब। स्लैब क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ना होकर के रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है ना। स्लैब का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होता है, थोड़ा चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर ही आते हैं। देन आता है आपका प्लेट, शीट और स्ट्रिप। ये तो डेली लाइफ में भी आप टर्म यूज करते हैं। स्ट्रिप आप काफी बार यूज करते हैं, प्लेट आप काफी बार यूज करते हैं। तो आप स्ट्रिप किसको बोलते हो, प्लेट किसको बोलते हो, आप स्ट्रिप किसको बोलते हो, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है इस तरह से, अब आप उसको शीट बोलोगे कि स्ट्रिप बोलोगे, है ना। क्या डिफरेंस होता है स्ट्रिप में, शीट में, प्लेट में, कि कब उसको प्लेट बोलोगे, कब आप उसको प्लेट बोलोगे। तो कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, कोई तो क्राइटेरिया होगा कि किसी को भी हम प्लेट बोल देंगे, किसी को भी हम शीट बोल देंगे, किसी को भी हम स्ट्रिप बोल देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो, ये पिक्चर आपकी आज दिमाग में क्लियर हो जाएगी। प्लेट इज द प्रोडक्ट विद अ थिकनेस मोर देन 5 mm। कई बुक में आपको ये 6 mm मिल जाएगा, तो 5 mm या 6 mm आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसकी थिकनेस जो है, जिसकी मोटाई जो है वो 5 या 6 mm से ज्यादा है, तो वो प्लेट की कैटेगरी में आएगा, वो शीट नहीं हो सकती है, वो शीट नहीं हो सकती है। मैंने आपको बोला कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस 5 mm से ज्यादा है या 6 mm से ज्यादा है, तो वो प्लेट है, वो शीट नहीं हो सकती है। तो शीट कब होगी, इट इज द प्रोडक्ट विद अ थिकनेस लेस देन 5 mm एंड विड्थ 600 mm से ज्यादा होनी चाहिए। अगर देखिए, और स्ट्रिप क्या है, स्ट्रिप प्रोडक्ट है जिसकी थिकनेस कितनी 5 mm से, तो यानी कि शीट और स्ट्रिप में एक बात तो है कि ये दोनों की जो थिकनेस है वो 5 mm या 6 mm से क्या होगी, कम होगी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपके पास प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी थिकनेस 5 या 6 mm से ज्यादा है तो वो प्लेट है, 5 या 6 mm से कम है तो वो शीट है या वो स्ट्रिप है। तो शीट और स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो 5 mm से कम होगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा शीट और स्ट्रिप में, कि शीट की जो विड्थ है वो 600 mm से ज्यादा होगी, मतलब इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, जबकि जो स्ट्रिप है उसकी जो विड्थ है वो 600 mm से कम होगी। ये डिफरेंस है, बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखेंगे, शीट और स्ट्रिप दोनों की थिकनेस 5 या 6 mm से कम होगी, लेकिन अगर चौड़ाई 600 mm से ज्यादा है तो वो शीट है, अगर 600 mm से विड्थ कम है तो वो स्ट्रिप है। तो देख सकते हैं यहां पर ये प्लेट है, इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है, ये शीट है, इसकी थिकनेस कम है, ये स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस भी कम है, दोनों की थिकनेस 5 या 6 mm से कम होगी, लेकिन शीट की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है और स्ट्रिप की चौड़ाई क्या है, कम है।
तो आप इस इमेज से भी क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आपको स्ट्रिप और शीट और प्लेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या क्राइटेरिया है इन तीनों को डिफरेंशिएट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया अभी पहले, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टर्म आ चुकी है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी वर्कपीस में परमानेंट चेंज होना शेप एंड साइज में, है ना। जैसे स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है, फोर्स लगाया, कंप्रेस किया, फिर हमने जैसे लोड को रिमूव किया, फोर्स को रिमूव किया, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गया। वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है। दो तरह के डिफॉर्मेशन आप समझो, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये डायग्राम आपने कई बार पढ़ा होगा, ये डायग्राम आपने कई बार पढ़ा होगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम आपने बीटेक फर्स्ट में पढ़ा होगा, थर्ड सेम के अंदर भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर एक लिमिट आती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट आई थी ना, याद आ रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, इलास्टिक लिमिट आती है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और फिर यहां पर ये फ्रैक्चर हो जाता है। याद आ रहा है कुछ आपको? तो आप यहां से यहां तक अगर देखें ई तक, ई बोले तो इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट तक जो डिफॉर्मेशन होते हैं, भाई आपने लोड लगाया, उसके अंदर स्ट्रेस आई, जो वर्कपीस था वो डिफॉर्म हुआ, यानी कि उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ, यस और नो? यस हुआ। लेकिन आपने फिर लोड को रिमूव कर दिया तो वो फिर ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गई, तो वो है आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो टेम्पोरेरी डिफॉर्मेशन है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया तो इसकी शेप एंड साइज चेंज हुआ, ये डिफॉर्म हुआ, लेकिन लोड को हटाने के बाद अगर ये ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गया, इसका मतलब जो डिफॉर्मेशन हुआ था अभी, जो शेप एंड साइज चेंज हुआ था, वो परमानेंट नहीं था, वो टेम्परेरी था, तो वो था इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मैंने और लोड इंक्रीज किया, फिर लोड हटाया, फिर ये वापस आ गया, इसका मतलब वो भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। मैंने फिर और लोड इंक्रीज किया, मैंने फिर से लोड इंक्रीज किया, उसके अंदर फिर डिफॉर्मेशन आ गए, उसकी शेप एंड साइज फिर चेंज हो गई, लेकिन लोड हटाने के बाद फिर ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गया, तो इसका मतलब वो भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन था। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? आप लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक लिमिट ऐसी आएगी, उस लिमिट के बाद अगर आप लोड को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो फिर जो डिफॉर्मेशन उसके अंदर आएंगे वो परमानेंट होंगे। वो लोड को रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगी, और उस लिमिट का नाम होता है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट से पहले पहले अगर आप लोड लगा के रिमूव कर रहे हो तो जो डिफॉर्मेशन आ रहे हैं वो डिफॉर्मेशन डिसअपीयर हो जाते हैं। वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, वो टेम्पोरेरी डिफॉर्मेशन है। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद जब आप लोड को और इंक्रीज करते हो तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आते हैं वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होते हैं, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि बॉडी की शेप एंड साइज में परमानेंट चेंज आना, परमानेंट चेंज आना, दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। वही बात लिखी गई है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज द परमानेंट चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। सॉलिड के अंदर जब सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स लगाए हुए, जब सॉलिड बॉडी के ऊपर आप कोई भी फोर्स लगाओगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसके अंदर परमानेंटली उसकी शेप एंड साइज चेंज हो रही है। लोड को रिमूव करने के बाद बॉडी इज नॉट इन द पोजीशन टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है ना? ठीक है, सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के देखो, ये इलास्टिक लिमिट से इधर इधर इलास्टिक डिफॉर्मेशन है और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। चलिएगा, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड अगर हम लोड अप्लाई करते हैं उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी, द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर of the material undergoes the rearrangement causing permanent change in its shape and size। होता क्या है कि जब हम लोड इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लगाते हैं तो क्योंकि कोई भी मटेरियल है वो एटम से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, तो वो रिक्रिस्टलाइजेशन होने लगता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होने लगती है, वो एक रीअरेंजमेंट हो जाता है एटम्स का, जिसकी वजह से परमानेंट चेंज हो जाते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसके अंदर हो जाते हैं। एंड दिस रीअरेंजमेंट, किसका रीअरेंजमेंट है? एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का जो रीअरेंजमेंट है, this rearrangement can involve dislocation movement where the atomic plane slides past each other or the breaking of the atomic bonds। यहां पर एटॉमिक बॉन्ड्स भी क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, वो स्लाइड हो जाते हैं, जो प्लेन है वो स्लाइड हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन बोले तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाते हैं।
तो ये मतलब हो गया इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, बोले तो परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब ये आता है कि बल्क डिफॉर्मेशन। बल्क का मतलब ज्यादा से होता है, बल्क मतलब ज्यादा, बल्क मतलब ज्यादा, तो ज्यादा डिफॉर्मेशन यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो अब जो हम मेटल फॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, मेटल फॉर्मिंग के अंदर मैंने आपको रोलिंग बताया, एक्सट्रूजन बताया, फॉर्जिंग बताया, वायर या बार ड्राइंग बताया। तो यहां पर आपने देखा था यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, क्या ये डिफॉर्मेशन बल्क डिफॉर्मेशन नहीं है? क्या ये डिफॉर्मेशन बल्क डिफॉर्मेशन नहीं है? यस। मान लो मैं तार खींच रहा हूं और वो तार जो है सिर्फ 0.1 mm लेंथ उसकी बढ़ी, तो बल्क डिफॉर्मेशन बनी आएगा। लेकिन मैंने पूरा तार बना दिया है, तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ उसके अंदर? बल्क डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन की यहां पर बात हो रही है। तो डिफॉर्मेशन का मतलब है शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, लेकिन वो बल्क में हो रहा है। अरे ध्यान देना, ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन बल्क में हो रहा है, ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा मतलब बल्क, बल्क डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बल्क डिफॉर्मेशन हो, देखो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बॉडी की शेप एंड साइज में चेंज होना, बल्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा चेंज होना, बहुत ज्यादा, है ना। रोलिंग है, एक्सट्रूजन है, फॉर्जिंग है, वायर ड्राइंग है, तो ये बल्क डिफॉर्मेशन हो रहा है इनके अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर बल्क डिफॉर्मेशन का मतलब है दीज प्रोसेस इन्वॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होंगे, कैसे होंगे? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होंगे, बोले तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन होंगे, लेकिन बल्क में होंगे। The cross section of the volume, the cross section of the workpiece changes without volume change। यहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम जनरली चेंज नहीं होगा। यहां पर क्या हो रहा है? क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, क्रॉस सेक्शन कम हो गया। तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अरे वॉल्यूम कहां चेंज हो रहा है? वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इसके अंदर, देखो जितना मास इसके अंदर गया उतना मास बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। तो यही मतलब होता है बल्क डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, बल्क डिफॉर्मेशन के अंदर, बल्क डिफॉर्मेशन के अंदर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वर्कपीस चेंज होता है विदाउट वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम का एक रेशियो मिल सकता है। तो ध्यान देना, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया टू वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है दैट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है। किसमें? फॉर्जिंग में। किसमें? फॉर्जिंग के अंदर, रोलिंग के अंदर, एक्सट्रूजन के अंदर। फॉर मोस्ट ऑपरेशंस हॉट और वार्म वर्किंग कंडीशंस आर प्रीफर्ड ऑल्दो सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि जितने भी ये ऑपरेशंस आप यहां पर देख रहे हैं जहां पर बल्क डिफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ऑपरेशंस जहां पर बल्क डिफॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो हम हॉट वर्किंग के अंदर करते हैं, हॉट वर्किंग प्रोसेस के अंदर, या वार्म वर्किंग होती है। कुछ ऑपरेशंस इनमें से रूम टेम्परेचर भी, इन कोल्ड वर्किंग में भी करे जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो है वो हॉट वर्किंग या वार्म वर्किंग कंडीशन में करे जाएंगे। अब ये हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग क्या होता है वो आगे हम समझेंगे। हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है, चाहे वो AKTU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे उसको भी। नाउ शीट मेटल प्रोसेस देख लेते हैं। शीट मेटल, अभी तो हमने बात करी है यहां पे, जितने भी यहां पर आप देख रहे हैं, जितने भी ये प्रोसेस थे, ये जो प्रोसेस थे, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा था, बल्क में डिफॉर्मेशन यहां पर हो रहे थे। ध्यान देना, बल्क में हो रहे थे, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा था। ठीक है, चलो अब हम शीट मेटल की बात करते हैं। शीट मेटल, शीट का मतलब मैंने आपको बताया कि शीट, अगर यहां पर शीट मेटल की बात हो रही है तो इसका मतलब जो शीट है उसकी थिकनेस कितनी है, 5 mm से कम है। इन शीट मेटल वर्किंग ऑपरेशंस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वर्कपीस डज नॉट चेंज। यहां पर तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा था, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा था, यस और नो, लेकिन शीट मेटल में क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है, केवल शेप चेंज होती है। क्या होती है उसकी? शेप चेंज होती है। द मटेरियल इज ओनली सब्जेक्टेड टू शेप चेंज, इसकी शेप चेंज होगी। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर हमारे पास एक पंच है, एक डाई है, ये वर्कपीस है, तो इसकी हमने क्या कर दिया, शेप चेंज कर दी, इसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ, शीट का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ। आप जहां पर भी देखेंगे, आपने कई जगह शॉप पर देखा होगा जहां पर शीट मेटल वर्क होता है, तो वहां पर उसकी अलग अलग शेप बनाई जाती है, शीट को बेंड करके, तोड़ के, मरोड़ के, है ना। जैसे आप बॉक्स बनाते हैं, कोई शीट का कोई बॉक्स बना दिया, अलमीरा बना दी, ठीक है ना, कोई अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप के आपने क्या बना दिया, अलग अलग शेप एंड साइज के बॉक्सेस बना दिए, तो वहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? उसकी शेप चेंज होती है। वही लिखा गया, शीट
मेटल का मतलब है इन शीट मेटल वर्किंग ऑपरेशंस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वर्कपीस डज नॉट चेंज, क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है ना। द मटेरियल इज ओनली सब्जेक्टेड टू शेप चेंज। ये शीट मेटल की बात हो रही है। देखो ये शीट मेटल है, यहां पर आपने शेप चेंज कर दी, ठीक है। कोई शीट लिया आपने और यहां पर आपने डाई में रखी, उसके ऊपर पंच से फोर्स लगाया, उसने एक बकेट की फॉर्म ले ली। देखो शीट ली, शीट के आप बकेट बना सकते हो, तो उसमें शीट का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता है, शीट का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है, उसकी शेप चेंज होती है, ठीक है ना। और जबकि हम यहां पर बात क्या कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे यहां पर इसकी क्या हो रही है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सट्रूजन है, वायर ड्रॉइंग है, ये सब में क्या हो रहा है, इन सब में क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, लेकिन शीट मेटल में क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है। द रेशियो क्रॉस सेक्शन एरिया टू वॉल्यूम इज वेरी हाई। यहां पर उल्टा हो गया है, यहां पर क्या था आपका, क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम का रेशियो बहुत कम था, जबकि यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है दैट इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि यहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ है, वहां तो क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। शीट मेटल वर्किंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन थिन शीट्स, मतलब लेस देन 5 mm से कम होनी चाहिए। शीट की जो थिकनेस है वो 5 mm से कम होनी चाहिए। जैसे स्ट्रिप पे भी हम जो काम कर सकते हैं शीट मेटल में, शीट पे काम कर सकते हैं, स्ट्रिप पे काम कर सकते हैं, क्वाइल्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो काम होता है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि बाय मीन, ये जो हम काम करते हैं स्ट्रिप को, क्वाइल्स को, शीट को, बाय मीन्स ऑफ सेट ऑफ टूल्स कॉल्ड पंच एंड डाई। देखो ये पंच लगा हुआ है, ये डाई लगी हुई है, पंच और डाई का यूज करके हम शीट को अलग अलग शेप दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप दे सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज परफॉर्म्ड एज कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस। ये जो शीट मेटल वर्क है, शीट मेटल वर्क जो है वो हमेशा क्या होगा, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंदर होगा, कोल्ड वर्किंग कंडीशंस में होगा, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस में होगा, ठीक है। कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, अभी हम डिफरेंस समझने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही आ चुका है। तो जो हमारा हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो आपसे कई बार तो ये पूछ लेगा 2 नंबर में कि व्हाट इज द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, क्या होता है, या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, आल्सो डिफरेंशिएट द हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो ध्यान से समझना, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द कंप्लीट रीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए कोल्ड वर्क मेटल अकर्स विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। मतलब ये हुआ कि ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वर्कपीस है, जो मटेरियल है वो रीक्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब वो उसके जो ग्रेन्स वगैरह हैं वो मतलब एक रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स हो जाता है, ठीक है। वो उसके पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक। नाउ रीक्रिस्टलाइजेशन जब होगा, रीक्रिस्टलाइजेशन अगर होगा तो रीक्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या होगा, डिक्रीज द स्ट्रेंथ क्या होगी, मेटल की कम हो जाएगी, लेकिन डक्टिलिटी क्या होगी, मेटल की इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम रीक्रिस्टलाइजेशन करें, रीक्रिस्टलाइजेशन से क्या होगा कि जो मेटल है उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो तो कम होगी, लेकिन उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। अब डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है मेटल की, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। अब जिन मेटल के अंदर ऐसा होता है प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल। अब ध्यान समझना, अगर जो वर्किंग चल रही होती है, वर्किंग जो होती है, इफ वर्किंग इज अबव द, अब जो वर्किंग हम कर रहे हैं अगर वो अबव द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, देन इट इज कॉल्ड हॉट वर्किंग प्रोसेस। अगर वर्किंग हमारी रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर है तो वो हॉट वर्किंग प्रोसेस है। अगर वर्किंग जो है बिलो द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है तो वो कैसी है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। कैसा है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। जैसे रोलिंग है, एक्सट्रूजन है, फॉर्जिंग है, जनरली ये हॉट वर्किंग पे काम करते हैं, कुछ उसमें से ऑपरेशंस कोल्ड वर्किंग में भी होते हैं। चलिएगा अब और थोड़ा सा देख लेते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बारे में। रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को Rx लिखा गया है, वेरीज बिटवीन 1/3 टू 1/2 मेल्टिंग पॉइंट, कि भाई हर एक मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी मेटल मेल्ट होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो भी मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उसका 1/3 टू 1/3 से लेकर के 1/2 के बीच में उसका रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। जैसे कुछ एग्जांपल भी लिखें, फॉर प्योर मेटल 0.3 इंटू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो भी होगा उसका केल्विन में, उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पता लग जाएगा। और रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ लेड एंड टिन
इज बिलो द रूम टेम्परेचर। लेड और टिन का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ कैडमियम एंड जिंक रूम टेम्परेचर पे होता है, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है 450 डिग्री सेल्सियस। स्टील के लिए 450 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्टील के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रोक्सीमेट अराउंड। फाइनर इज द इनिशियल ग्रेन, देखो फाइनर इज द इनिशियल ग्रेन, लोअर विल बी द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर कोई मेटल ऐसा है जिसके इनिशियल ग्रेन्स कैसे हैं, फाइन है। फाइन मतलब होता है छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, कोर्स होता है बड़े बड़े ग्रेन्स, लार्ज ग्रेन्स। तो फाइनर ग्रेन्स का मतलब है कि छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, स्मॉल साइज के ग्रेन्स हैं। तो जितना ज्यादा फाइनर ग्रेन्स होंगे तो उतना जो है लोअर विल बी द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या होगा वो कम होगा। आगे बढ़ते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। नाउ अब बात कर रहे हैं हम यहां पर हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग। तो बात कर ही चुके हैं हम कि हॉट वर्किंग क्या है भाई। हॉट वर्किंग यहां समझा दिया, कोल्ड वर्किंग यहां पर आपको समझा दिया। अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे है, मतलब हाई टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो, ज्यादा टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो, तो हॉट वर्किंग है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर एडवांटेजेस ऑफ हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग, और डिसएडवांटेज भी देखेंगे साथ ही साथ। तो एडवांटेज देख लेते हैं पहले कोल्ड वर्किंग के। तो इसमें बेटर एक्यूरेसी आएगी, है ना, एक्यूरेट जो डायमेंशन जो प्रोडक्ट होंगे वो एक्यूरेट होंगे। जब एक्यूरेसी बेटर होगी तो क्लोजर टॉलरेंस भी आएंगी। टॉलरेंस मतलब समझ रहे हो, टॉलरेंस आप लोग शायद अभी पढ़े नहीं हो, मैकेनिकल फोर्थ सेम है तो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस आप लोग पढ़ोगे, है ना, आने वाले शायद लिमिट फिट टॉलरेंस शायद आपने मेटल साइंस में पढ़ा हो, नहीं तो आप पढ़ोगे उसको, कभी ना कभी तो पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट होता है। क्लोजर टॉलरेंस मिलती है, मतलब जो डायमेंशंस होती हैं, जो हम डायमेंशंस चाहते हैं उसकी क्लोज होती हैं, क्लोज डायमेंशंस, है ना, एक्यूरेट होती हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं, बेटर सरफेस फिनिश, जो सरफेस जो प्रोडक्ट होगा बनेगा उसकी जो फिनिशिंग होगी वो बेटर होगी, अच्छी फिनिशिंग होगी। स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या करेगी, स्ट्रेन हार्डनिंग होती है यहाँ पर, स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या होगी उसकी इंक्रीज होगी। ग्रेन फ्लो ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन कैन कॉज द डिजायरेबल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब होगा क्या कि जो कोल्ड वर्किंग में अगर हम काम करते हैं तो जो ग्रेन्स हैं वो एक यूनि डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, जिससे क्या होता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हमको मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी जो मिलती है हमको फॉर्जिंग के अंदर मिलती है। किसके अंदर, फॉर्जिंग के अंदर। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमको बनाना हो जिसकी स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है तो उसको हम फॉर्जिंग से बनाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेन्स कटते नहीं है। अगर आप मेटल कटिंग करके बनाओगे, काट के छील के बनाओगे तो उसके ग्रेन्स कट जाते हैं, उसके ग्रेन्स बेंड नहीं होते हैं और डिफॉर्म नहीं होते, वो कट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो क्रेन होती है ना, क्रेन, अब मान लीजिए किसी व्हीकल्स को उठा के ले जाना है, कोई लोड ले जाना है, तो उसमें क्या इस तरह का हुक लगा रहता है। हुक से क्या होती है वो ऐसे उसको बहुत सारा लोड एक हुक पे आ जाता है। तो आप सोचो जो एक क्रेन का हुक होता है, एक हुक पे कितना सारा लोड आता है, तो जो हुक होता है वो फॉर्जिंग से बनाया जाता है। फॉर्जिंग से क्या होता है, उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हमको मिल जाती हैं। ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना कि भाई एक हुक पे जो है पूरा का पूरा ट्रक, मान लो कहीं दिक्कत, ट्रक को ले जा रहा है, एक क्रेन जो है वो ट्रक को लोड ले जा रही है, तो एक हुक पे ले जाती है, वो एक हुक से टांग के ले जाती है उसको। तो हुक कैसे बनाया जाता है, वो फॉर्जिंग से बनाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। वहां पर ग्रेन्स कटते नहीं है बल्कि वो बेंड होते हैं, वो डिफॉर्म होते हैं। नो हीटिंग ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, तो होगा क्या कि डिफॉर्मेशन करना होगा हमको यहां पर, तो इसको हमको अगर हम कोल्ड वर्किंग में कर रहे हैं, अगर हम कोल्ड वर्किंग में करेंगे तो उसको वर्कपीस को हीट नहीं करना पड़ता, तो हमको टोटल एनर्जी कम देनी पड़ती है कोल्ड वर्किंग में। जबकि हॉट वर्किंग में क्या होगा, यहां पर तो सिर्फ आपको फोर्स लगाने हैं, यहां पर आपको सिर्फ फोर्स लगाना है, डिफॉर्म करना है। डिफॉर्म करने के लिए फोर्स तो लगाओगे ना, हथौड़ा चलाओगे या रैम चलाओगे, प्लंजर चलाओगे, कुछ तो चलाओगे, तो यहां पर फोर्स तो लगाओगे, लेकिन वर्कपीस को हीट नहीं करना पड़ता। तो हीट करोगे तब भी एनर्जी आएगी, फोर्स लगाओगे तब भी एनर्जी आएगी, तो टोटल एनर्जी यहां पर ज्यादा नहीं होती अगर हॉट वर्किंग। जब हम हॉट वर्किंग की बात करेंगे तो वहां पर हीट भी करेंगे तो भी एनर्जी लगेगी, और फोर्स लगाएंगे तो एनर्जी लगेगी, तो वहां पर एनर्जी टोटल ज्यादा लगती है। नाउ तो ये तो एडवांटेज। अब नाउ द डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे। तो इक्विपमेंट ऑफ हायर फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड। एक बात बताओ, आपने वर्कपीस को हीट नहीं किया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने क्या करना, डिफॉर्म करना है, तो आपने यहां पर डाई पे रखा, आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे। अगर इसको आप गर्म करोगे पहले तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा हॉट वर्किंग केस में, लेकिन कोल्ड वर्किंग में क्या होगा, कोल्ड वर्किंग में क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो कम फोर्स लगा करके डिफॉर्म हो जाता है। अगर इसका टेम्परेचर कम रहेगा,
है ना, इसका टेम्परेचर कम है मतलब कोल्ड वर्किंग है, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। तो वही है इसका डिसएडवांटेज कि भाई जब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो जो मान लीजिए आपको हथौड़ा यूज करना है, हैमर यूज करना है, इस हैमर से इसको प्रेस करना है, कंप्रेस करना है, तो अगर ये ठंडा होगा तो ज्यादा जो हैवी हैमर लगाना पड़ेगा, हैमर पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये गर्म होगा तो क्या होगा, आपको हैमर से कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम पावर लगानी पड़ेगी। तो वही चीज कह रहा है कि इक्विपमेंट जो हम यूज करेंगे हायर फोर्सेस और हाई पावर का करेंगे। द सरफेस ऑफ द स्टार्टिंग वर्कपीस मस्ट बी फ्री ऑफ द स्केल एंड डर्ट। मतलब जब आप वर्कपीस से मान लो आप इसको कंप्रेस करना चाहते हो हथौड़े से, तो एकदम जो सरफेस है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई डस्ट नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल्स अगर आएंगे तो उसमें क्या होंगे, वो चिपक जाएंगे। डक्टिलिटी एंड स्ट्रेन हार्डनिंग लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉर्मिंग दैट कैन बी डन। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसके अंदर डक्टिलिटी कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम मेटल को बहुत ज्यादा डिफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर। अगर कोल्ड वर्किंग में आप कोई काम करोगे, अगर डक्टिलिटी कम है तो वो क्या होगी, वो क्रैक हो जाती है ना। चलिएगा, इन सम ऑपरेशंस मेटल मस्ट बी एनील्ड टू अलाउ द फर्दर डिफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि उनको पहले एनिलिंग करनी होती है। एनिलिंग करने के मटेरियल साइंस में आपने पढ़ा होगा एनिलिंग, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो एनिलिंग करनी पड़ती है पहले, तब जाकर के हम फर्दर डिफॉर्मेशन कर पाते हैं। सम मेटल्स आर सिंपली नॉट डक्टाइल, जिनके अंदर डक्टिलिटी नहीं होती है, उनको डिफॉर्म करना कोल्ड वर्किंग के उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हॉट वर्किंग अगर होगी तो पहले जो मान लीजिए कोई मटेरियल डक्टाइल नहीं है, कम डक्टाइल है, तो उसको पहले हम हीट करेंगे मेटल को, तो जब मेटल को हीट करेंगे तो वो इजीली डिफॉर्म हो सकता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल है इसके कोल्ड वर्किंग के, जैसे कोल्ड रोलिंग हो गया, कोल्ड एक्सट्रूजन हो गया, प्रेस वर्किंग हो गया, शेयरिंग ऑपरेशंस होते हैं, ड्राइंग ऑपरेशंस होते हैं कुछ जो हम कोल्ड वर्किंग में कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ हॉट वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देख लिए, अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग का मतलब है कि जब वर्किंग क्या हो रही है, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हॉट वर्किंग होगा। द पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड। मतलब इसके अंदर जो पोरोसिटी होगी, जो वॉइड्स रहे होंगे इन बिटवीन मेटल्स के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, परमानेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल इज रिफाइंड। जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो और ज्यादा रिफाइन हो जाता है। The impurities like slag or are squeezed into the fibers and distributed throughout the metal। अगर इसमें कोई impurities आती है तो वो एक जगह इकट्ठा नहीं होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द मेटल। ठीक है। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज टफनेस, percentage elongation, percentage reduction in area and resistance to shock and vibrations improved due to refinement of the grain। क्योंकि हॉट वर्किंग में क्या होगा, जो ग्रेन का रिफाइनमेंट है, पहली लाइन लिखी हुई है, दूसरी लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेन स्ट्रक्चर जो है रिफाइन हो जाता है। ठीक है ना, तो ग्रेन स्ट्रक्चर जो रिफाइन हो रहा है उसकी वजह से कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, हार्डनेस टफनेस इंप्रूव हो जाएगी, परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, रेजिस्टेंस टू शॉक एंड वाइब्रेशंस। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर वाइब्रेशन ज्यादा होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि उन कंपोनेंट्स पर क्या होता है, वाइब्रेशंस आता है, शॉक आता है, तो वो इंप्रूव हो जाता है हॉट वर्किंग पे, अगर हम हॉट वर्किंग से अगर उनको बनाएंगे तो। ठीक है। At the same time, there are some disadvantages of hot working। पहला, it requires expensive tools। इसमें जो महंगे टूल्स यूज होते हैं as compared to cold working। It produce the poor surface finish। जो हमने कोल्ड वर्किंग देखा था वहां पर फिनिशिंग क्या आती है, अच्छी फिनिशिंग आती है, वहां पर डिफॉर्मेशन इससे कम भी होंगे, है ना। जब डिफॉर्मेशन कम होते हैं तो एक्यूरेसी ज्यादा आती है, फिनिशिंग ज्यादा आती है, तो बेटर सरफेस फिनिशिंग वहां पर थी, यहाँ पर पुअर सरफेस फिनिशिंग आएगी। ड्यू टू द रैपिड ऑक्सीडेशन। इसमें होता क्या है, और रैपिड ऑक्सीडेशन भी होता है, आपने देखा होगा, अभी मैं दिखाता हूं आपको। रैपिड ऑक्सीडेशन होता है, स्केल फॉर्मेशन होता है, मेटल का जो सरफेस है, आप यहां पर देखो मेटल का जो सरफेस होता है ना, हॉट वर्किंग के केस में जो मेटल का सरफेस होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर देखो स्केल फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये हॉट वर्किंग है, तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन की वजह से जो सरफेस पे पपड़ी सी उखड़ रही है ना, ये जो पपड़ी सी उखड़ के गिर रही है, ये रैपिड ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रहा है, स्केल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हॉट वर्किंग का ड्रॉबैक है। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। ड्यू टू यहां पर लिखा है ना, यहां पर पढ़ रहे थे हम, पुअर सरफेस फिनिश होती है ड्यू टू द रैपिड ऑक्सीडेशन। रैपिड ऑक्सीडेशन की वजह से स्केल फॉर्मेशन होता है मेटल के सरफेस पे। ड्यू टू पुअर सरफेस फिनिश क्लोज टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन। मतलब इसमें एक्यूरेट डायमेंशन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि कोल्ड वर्किंग में क्लोज टॉलरेंस आपको मिल रही थी। इसके एग्जांपल्स है हॉट वर्किंग, हॉट फोर्जिंग, हॉट रोलिंग, हॉट एक्सट्रूजन। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
हमने आज क्या पढ़ा कि मेटल फॉर्मिंग क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, बल्क डिफॉर्मेशन क्या होता है, और हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करी, इंगट क्या होता है, बिलेट क्या होता है, ब्लूम क्या होता है, स्लैब क्या होता है, शीट, प्लेट, स्ट्रिप में क्या डिफरेंस होता है, वी हैव सीन। देन उसके बाद शीट मेटल फॉर्मिंग की हमने बात कर ली है। देन रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर की हमने बात करी। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने देख लिए। तो काफी बेसिक लेक्चर था। आई होप कि यहां से आपको एक आध क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलने वाला है और आपको समझ में आया होगा। आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। AKTU बीटेक मैकेनिकल सेकेंडरी के जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, जहां भी पढ़ रहे हैं किसी भी कॉलेज में, आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स लिखेंगे, अपना फीडबैक देंगे, मोटिवेशन मिलेगा, तो ज्यादा एनर्जी के साथ आपको और कंटेंट मिल रहा होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशंस ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं लॉकडाउन के बाद। कोरोना के बाद एडमिशंस बहुत ही कम हो गए हैं, और इसको तो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो मैकेनिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है, उनको ऐसा लगता है कि मैकेनिकल में बच्चे नहीं हैं तो शायद हमने गलत ब्रांच चूज नहीं कर ली, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। वो डिमोटिवेशन भी कई बार फील करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स वहां पर ऐसे भी जरूर होते होंगे, उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग होगा, उनका माइंडसेट अलग होगा। अगर कहीं पर भीड़ कम है, कहीं पर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो क्या रहेगा, कम रहेगा उनके लिए। क्योंकि आप, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया होगा, अगर आपने वो मेरी बात नहीं सुनी तो दोबारा सुन लीजिए। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, चाहे आप गवर्नमेंट में जाएं, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में जाएं, कहीं पर भी जब जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा होगा, वो वहां पर जो कंपटीशन होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है दो बातों पर, कि जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पर वैकेंसी कितनी है, वहां पर वैकेंसी कितनी है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। वैकेंसी अगर ज्यादा होंगी, नंबर, देखिए कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अगर कंपेयर करोगे आप किसी चीज को, तो बाकी के पैरामीटर कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। एक बार आप ऐसे सोचो कि नंबर ऑफ जॉब जो फिक्स है, नंबर ऑफ जॉब जो है वो फिक्स है, इतने लोगों की जॉब लगेगी, वो हो गई फिक्स। अब बताओ, अगर स्टूडेंट की संख्या कम है तो कंपटीशन कम हुआ कि नहीं हुआ, कंपटीशन कम हुआ कि नहीं हुआ। तो जब स्टूडेंट्स की संख्या कम है तो इसका मतलब कंपटीशन कम हुआ है, ना कि ज्यादा। या इसको आप दूसरे तरह से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ जॉब फिक्स नहीं है ना, नंबर ऑफ जॉब क्या है, नंबर ऑफ जॉब अगर ज्यादा है तो कंपटीशन क्या होगा आपके लिए, अपने आप ही कम हो जाएगा। तो दो चीजों पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ कैंडिडेट। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो कंपटीशन कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो कंपटीशन कम होगा। तो आपका जो माइंडसेट है, जो थॉट प्रोसेस है, वो ऐसा होना चाहिए कि यार हमारी ब्रांच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, माना कि वैकेंसी अगर कम भी हो रही होंगी तो यार आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स भी पास आउट हो रहे होंगे, संख्या बहुत कम है, लेकिन आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि हम तो कहीं भी अप्लाई करेंगे फॉर्म और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना आप, अगर आप सारे बच्चों को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके जान, क्योंकि हम कहां तक उसको करेंगे, आपके जानने वाले जितने भी, अगर हर बच्चे तक आप पहुंचाएंगे, हर बच्चा 10 बच्चों को भेज सकता है मैसेज, वो गेटवे क्लास के बारे में बता सकता है, तो हम और ज्यादा एनर्जी के साथ हम कर सकते हैं, हम और फैकल्टी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। वो तभी संभव हो पाएगा जब संख्या ज्यादा होगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे CSIT के अंदर हम देखो कितनी सारी फैकल्टी को इन्वॉल्व किए हुए हैं, बिकॉज वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है। क्योंकि भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको मैकेनिकल में, बिकॉज मैं मैकेनिकल से हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मैकेनिकल वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो उनको ना पढ़ाएं, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना। लेकिन बाकी लोगों को जो हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैकेनिकल में स्टूडेंट्स कम है, एप्लीकेशन में इनके स्टूडेंट्स कम आए होंगे या ऐसे करके। तो लेकिन अगर जुड़ जाएंगे और हमको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट्स की संख्या काफी है, तो हम मैकेनिकल थर्ड ईयर में भी आपको 4th सेम चल रहा है, 5th सेम में और अच्छी फैकल्टी को, और ज्यादा फैकल्टी को इन्वॉल्व करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी आपको मिल रही होंगी। इसी तरह से हम मैकेनिकल थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आपका कुछ बेहतर करने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को, बाकी स्टूडेंट्स को भी जोड़ने में आप हमारी मदद करें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।